गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य के जो पहला फेज था, पहला चरण था, लोदी क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय तक हमने आपको जो सल्तनत काल के स्थापत्य कला के जो विभिन्न पहलू थे उस पर हमने आज चर्चा की। आज की क्लास में हम लोग तुगलक और लोदी जो हैं, क्या कहते हैं, तुगलक, सैयद और लोदी वंश की में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, जो उसमें प्रवृत्तिगत परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तुगलक काल का स्थापत्य। और एक बात तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सर अब तक तुगलक कालीन स्थापत्य, अब तक जो इस्लामी तत्व हैं वो पूरी तरह से प्रभावी हो चुके थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद से ही। लेकिन तुगलक काल में अगर हम देखें तो कई प्रवृत्तिगत परिवर्तन दिखते हैं, है ना। पहली चीज तो इस्लामी जो तत्व होंगे वो प्रभावी होंगे, फर्स्ट। और अगर हम ये कहें कि जो तुगलक कालीन स्थापत्य है, अगर ये कहें कि यह उत्कर्ष और पतन दोनों का काल था, तो आप कहेंगे कह रहे सर इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुगलक कालीन स्थापत्य है वो उत्कर्ष का भी काल था और एक तरह से देखा जाए तो पतन का भी काल था। इसके कहने के दो संदर्भ हैं। उत्कर्ष के काल का मतलब यह है कि सारे इस्लामी तत्व आपको प्रभुत्व में दिखाई देंगे, संख्या में ज़्यादा दिखाई देगा, बहुत भारी संख्या में जो है, क्या कहते हैं कि स्थापत्य का विकास किया गया तुगलक काल में अन्य किसी काल की तुलना में। लेकिन जब हम देखते हैं पतन की दृष्टि से या दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो इस काल में जो प्रयुक्त सामग्री है उन सामग्रियों में, कलात्मकता में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई देती है। तो हम एक तरफ इसे उत्कर्ष का भी काल कहते हैं और दूसरी तरफ पतन का भी काल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो तुगलक कालीन स्थापत्य है वो कहीं न कहीं जो सल्तनत कालीन स्थापत्य है, सल्तनत स्थापत्य, ये सल्तनत स्थापत्य में ये उत्कर्ष और पतन दोनों का काल आप मान सकते हैं, उत्कर्ष एवं पतन का काल। पतन का काल मान सकते हैं। और इसका कारण यही है कि संख्या में तो ज़्यादा हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि स्थापत्य जो संस्मारक हैं या स्थापत्य या जो संस्मारक हैं वो संख्या में अधिक हैं, संख्या में अधिक हैं, लेकिन गुण जो संसाधन है वो कमजोर हैं। संसाधन जो है वो दोयम दर्जे के, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, दोयम दर्जे के संसाधन हैं। और जाहिर सी बात है जब आप दोयम दर्जे के संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रयोग है, क्या कहते हैं कि जो इमारतें हैं वो बहुत टिकाऊ नहीं होंगी और उसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा कि जल्दी से वो उसका पतन भी होगा। और हुआ भी, तुगलक कालीन इमारतों के आप देखेंगे कि ध्वंसावशेष ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। चलिए, इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इस काल में आपको ढलवां दीवारें, जो संटिंग वॉल्स हैं, ढलवां दीवारों का प्रयोग है। कभी उठा करके अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तो यही सब चीज़ें आपको विशेष रूप से लिखनी है। ढलवा दीवारों का प्रयोग है। आप देखेंगे मकबरों में गुंबदों का प्रयोग है, मकबरों में गुंबद का प्रयोग है। ये लिख देना कि यह मकबरा है और इसकी इतनी साइज है, ये है, वो लिखना प्रमुख बात नहीं है। आप जब 100-150 शब्दों में स्थापत्यगत विशेषताएं लिखेंगे तो इन पहलुओं की चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे लाल पत्थरों का प्रयोग कम हुआ है। जो लाल रेड सैंडी स्टोन्स हैं, दिल्ली सल्तनत में खूब प्रयोग हुए हैं, पत्थर का प्रयोग कम है, बल्कि जो ब्राउन रोड़ी है, रोड़ी पत्थर जो इजली से यूज होता है, रोड़ी पत्थरों का प्रयोग है। और इन्हें
तोड़ करके कूट करके जो है ऊपर से सुर्खी चूने और उसकी प्लास्टरिंग होती थी। आज तक अभी हाल में भी ये तकनीक यूज होती रही है, तो इसका प्रयोग आपको दिखाई देगा। ये कुछ तकनीकी स्तर पे जो अंतर थे वो जानने की ज़रूरत है, स्पेशली तुगलक काल में। ठीक है, अब रही बात ये कि जो स्थापत्य कला में ये जो दिखाई देती है, क्या कहते हैं कि आप एक और विशेषता कह सकते हैं, तब आगे हम चर्चा करें। स्थापत्य कला में सादगी दिखाई देती है, भव्यता की जगह पे सादगी दिखाई देती है, सिंप्लिसिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सादगी दिखाई देती है, या जो इन प्रवृत्तियों के जो ये प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, विशेषताएं दिखाई देती हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो आप जरा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक की जो राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है उसे देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसे धार्मिक कट्टरता से जोड़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है धार्मिक रूप से कट्टर था और इसलिए ये सारी प्रवृत्तियां दिखाई दी। लेकिन वास्तव में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी लगातार विद्रोह होते रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में आर्थिक समृद्धि तो थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा संख्या में उसका प्रयोग किया गया, इमारतें बनाई गई कि संसाधन जो है वो जरूर अपेक्षाकृत थोड़ी सी सीमित में होने लगे। तो उन सबका जो है क्या कहते हैं कि प्रभाव था, न कि कट्टरता था। आपको बताऊं, जॉन मार्शल महोदय ने एक नई अवधारणा भी इसमें दी है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी परिवर्तन की वजह से बहुत सारे शिल्पियों को दक्षिण में भेजा गया और इसकी वजह से उन जो सिद्धहस्त शिल्पी थे उनकी भी संख्या कम होने लगी। तो खैर ये पूरी तरह से यह बात तो सही नहीं है, लेकिन यह आप ये कह सकते हैं कि यह इस दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से यही था। एक तकनीकी स्तर जो हमें समझ में आता है वो ये आता है कि जब आप रोड़ी पत्थरों का प्रयोग करेंगे तो इस पे डिज़ाइनें निकलवा पाना, चूँकि ये खुरदरा ज़्यादा होगा तो इन पे डिज़ाइनें निकलवा पाना आसान नहीं होगा। हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो, है ना। तो ये विभिन्न पहलू रहे तुगलक काल के स्थापत्यगत विशेषताओं के संदर्भ में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और फिरोज शाह तुगलक के समय में, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ तथ्य तो निश्चित रूप से चाहिए अपनी बात को प्रामाणिक ढंग से कहने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सारे मॉन्यूमेंट्स को लिखें और सारी बातों को एक एक उसकी बारीकियों को बताते हुए चले, नहीं। प्रमुख विशेषता उठा करके देखेंगे। सबसे बढ़िया किताब अगर आप देखें इस पर सतीश चंद्र की है, और दिल्ली सल्तनत में आप उठा करके देखेंगे तो उन्होंने भी क्या कहते हैं कि एक एक मॉन्यूमेंट्स को की विशेषताओं की जगह पर एक सामान्य प्रवृत्तियों की भी चर्चा की, और वही आपसे अपेक्षा भी है, चाहे वो जीएस का स्तर हो चाहे ऑप्शनल मेंस में हो। ये टॉपिक आप जानते हैं दो के दोनों के लिए दोनों सेगमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आइए हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं। इन सामान्य विशेषताओं को कम से कम 200 शब्द तो आप लिखेंगे ही, और फिर हम लोग देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक के समय के जो कुछ हैं गियासुद्दीन तुगलक में। ठीक है, और वास्तव में क्या कहते हैं कि जो तीसरा दिल्ली का जो तीसरा नगर है ना, दूसरा सीरी था, तीसरा जो नगर था इसने तुगलकाबाद की स्थापना की, तुगलकाबाद की। और वास्तव में जो तुगलकाबाद की संकल्पना थी, स्थापना थी, निश्चित रूप से इसके अधिकांश जो स्थल हैं वो क्या है, ध्वस्त हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा और कारण यही बताया कि इस पे जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे वो बड़े गुणवत्तापूर्ण नहीं थे, इसलिए जो है जल्द ही ये मतलब क्या कहते हैं ध्वस्त हो गए। तो फिलहाल तुगलकाबाद की स्थापना की, और ये जो तुगलकाबाद थी आप कह सकते हैं कि यमुना नदी के किनारे तो था ही, के किनारे, और जल को रोक करके, यमुना का जो जल है उसको रोक करके कृत्रिम झीलों के बीच बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कृत्रिम झीलों एवं उपवनों के बीच
बनाया गया। आप इसकी संकल्पना कर सकते हैं, उपवनों के बीच बनाया गया। और वास्तव में इब्ने बतूता ने एक टिप्पणी की है, बताया है कि जब इन तालाबों से जो सूरज की किरणें इन बिल्डिंगों पर पड़ती थीं, तो जो उसकी दीवारें थीं इतनी चमकती थीं कि उसे देखा नहीं जा सकता था, है ना। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये जो योजना थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बस वही कहूँगा कि इसकी जो अधिकांश चीज़ें हैं, अधिकांश नगर हैं, जो इमारतें हैं वो ध्वस्त मिलती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनके बीच बनाया गया। आप चाहें तो इब्ने बतूता का वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये इब्ने बतूता ने ये बताया है कि प्रातःकाल या सुबह प्रकाश की किरणें जब इन ढलवा दीवारों पर पड़ती थीं, तो जो चमक होती थी वो उसको एक विशिष्ट ग्लैमर, क्या कहते हैं कि एक विशिष्ट प्रभाव उत्पादित करती थी। जो कुछ जो स्थल बच चुके हैं, आइए हम उनकी उनकी योजनाओं के बारे में करें। हमने पहले भी कहा कि जैसे मालूम हुआ, अब आप समझिए, एक फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कल संकल्पना में करिए कि मालूम हुआ कि इन तालाबों के बीच और यमुना नदी के किनारे बनाया गया है ये, तो निश्चित रूप से इसकी जो प्रभावोत्पादकता है उसको आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। आइए हम लोग बातें करें, आगे बढ़ें कि जो मिलता है आपको इसके कुछ मॉन्यूमेंट्स जो प्रमुख हैं, वो पहला है आपका गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। एकदम फिगर उगर बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप लगें सोचें कि हम फिगर बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, एकदम नहीं। बस उनकी जो क्या कहते हैं कि सामान्य जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लिख देने की ज़रूरत है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो ये पंचभुजाकार है, पंचभुजाकार है, और लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। हालांकि मैंने आपको बताया कि सामान्यतः रोड़ी पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग है, और प्लस लाल पत्थरों के प्रयोग के साथ सफ़ेद संगमरमर की पट्टियां हैं, सफ़ेद संगमरमर की पट्टियां हैं। अगर आप गूगल करके एक बार इसके फ़ोटो को देखेंगे तो थोड़ा सा तस्वीर और भी क्लियर होगा कि किस तरह से आपके ये बनेगा, है ना। और मकबरा जो है, क्या जो पंचभुजाकार के जो मकबरा है, इसके ऊपर एक सफ़ेद संगमरमर का एक गुंबद है, सफ़ेद संगमरमर का गुंबद है। क्लियर है। और जाहिर सी बात है, मकबरे का जो क्या कहते हैं कि दीवारें हैं वो ढलवा दीवारें हैं, संटिंग है। जैसे इस तरह से आप देखेंगे ना, संटिंग थोड़ा सा कर्व लिए हुए, तो ढलवा दीवारों का प्रयोग हुआ है। यह तुगलक काल का प्रमुख लक्षण भी रहा है। हालांकि फिरोज शाह तुगलक में कम है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ढलवा दीवारों का प्रयोग है। और जो चारों उसके जो कोने हैं वहाँ पे छतरियाँ, क्या कहते हैं, या बुर्ज जो है बनाया गया है मकबरे के चारों कोनों पर। मकबरे के चारों कोनों पर बुर्ज है, कोनों पर बुर्ज है। अगर आप इतना लिख देते हैं गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में, प्रायः ऐसा सवाल
के पूछे जाने की कम चांसेज रहेंगे कि आपको ये पूछ दे कि गियासुद्दीन तुगलक के समय के स्थापत्य कला की बताएं। स्थापत्य कला अगर एक पूछेगा तो जैसे फिरोज शाह तुगलक जैसे लोगों का एक बार पूछ भी सकता है, क्योंकि उसका पूरा काल स्थापत्य और सार्वजनिक मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों के विकास के लिए था वो, तो उसका भले पूछ दे, नहीं तो सामान्यतः तुगलक कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं ही उठा करके पूछेगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से स्थापत्य का विकास हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप खुद जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था और काफ़ी अस्त व्यस्त था, है ना। 26-27 विद्रोह तो आपने देखा ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन तुगलक स्थापत्य पे कोई बहुत विशेष जोर नहीं दे पाएगा, है ना। फिर भी ये माना जाता है कि इसने आदिलाबाद, जहांपनाह नगर या आदिलाबाद किले आप कह लीजिए, जो चौथी दिल्ली थी, जहांपनाह नगर की स्थापना की। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये चूंकि जल्दबाजी में की गई थी, इसलिए यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं रही। और यहीं पर उसने आदिलाबाद किला की स्थापना, आदिलाबाद किला बनवाया, है ना। यहाँ पे भी इसकी भी जो दीवारें हैं वो संटिंग ही हैं, ढलवा हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इस जहांपनाह नगर में दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिलता है सतपला बांध और बिजली महल। सतपुला बांध और बिजली महल मिलता है। और एक यहीं पर आपको मकबरा मिलता है, खास कुछ नहीं, टोम्ब एक मिलता है। जो सामान्य विशेषताएं हैं वही आपको यहाँ पे दिखेंगी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय कोई बहुत बड़ा स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको नहीं दिखती है। बस इन 3-4 बिंदुओं को ध्यान में लिखने की ज़रूरत है या रखने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक की चर्चा करते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक अगर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक का जो स्थापत्य है ये स्थापत्य कला के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक का के समय में स्थापत्य, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर समकालीन लेखकों के विवरण को देखा जाए तो इसने 300 मस्जिदें बनवाई, कई नगरों की स्थापना की। तो हम उन सारे की बात तो नहीं करते, लेकिन जो प्रमाणित आपको दिखता है उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। जैसे फिरोजाबाद, काफ़ी हिसार फिरोजाबाद इसका सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं। ना हो तो चलिए कुछ लिख ही दे रहा हूँ। फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर शहर, जौनपुर शहर। और भी अगर एक आध याद आ जाए तो लिख दें, कोई ज़रूरी नहीं है तथ्यों की बाजीगरी करने की, लेकिन अगर याद आ जाए तो लिख भी सकते हैं जौनपुर शहर की स्थापना की। अब जब आपने इतना लिख दिया तो आप ये भी लिख दीजिएगा कि जो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया। हालांकि पूर्व का सिराज कहने का जो आदर मिला वो स्पेशली शर्कियों के समय में मिला और शिक्षा का एक महान केंद्र बना, जहाँ पर शेरशाह सूरी ने भी अध्ययन किया था, है ना। तो वो अलग बात हुई जब हम लोग रीजनल चर्चा करेंगे जौनपुर के कला की या अन्य जो रीजनल कलाएं हैं उन पे जब हम चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। तो फिलहाल सबसे जो महत्वपूर्ण उसको अच्छा लगता था, उसका पसंदीदा शहर जो था वो था फिरोजाबाद दिल्ली में। और वास्तव में ये जो फिरोजाबाद है आपका फिरोज शाह कोटला के नाम से, अब ये भी फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे एक क्रिकेट का मैदान भी है। आप जानते हैं फिरोज शाह कोटला काफ़ी फेमस रहा है, और यहाँ पे उसने 9 मस्जिदें 3 महल बनवाए। फिरोज शाह कोटला नहर उस शहर में 9 मस्जिदें बनवाई, 3 महल बनवाए, और सामान्य विशेषता वही थी। ध्वंसावशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 3 महल बनवाए। यहाँ पर स्पेशली रोड़ी पत्थरों का प्रयोग किया गया, जो हमने आपको बताया, रोड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया। और इस पे तकनीकी रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो सुर्खी चूना है, चूने का प्लास्टर होता था, और इसीलिए आप ये कहेंगे कि विभिन्न डिजाइनें इसमें नहीं मिलेंगी। अब देखो, समझने की बात है। हमने पहले भी कहा कि व्याख्याएं अलग अलग दृष्टिकोण से होती हैं और कोई एक व्याख्या संपूर्ण नहीं होती, लेकिन आपको सच के करीब चीज़ों को देखना है। जैसे बहुत सारे लोग सीधे ये बोल देते हैं कि जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसलिए नहीं बताया चीज़ें कलाकृतियों से बनवाए क्योंकि वो एक कट्टर व्यक्ति था, और जब आपने शासन प्रशासन को देखा तो जानते ही हैं, सब इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार चलाया उसने। भले ही वो पतन का उसके कारण बना, लेकिन आप जानते हैं कि धर्म से प्रभावित तो था ही, लेकिन वो एक अलग पक्ष है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जब आप रोड़ी पत्थर का प्रयोग करके और ऊपर से प्लास्टर चूने का किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उस पे कलात्मक अभिव्यक्ति हो भी नहीं सकती अगर आप चाहते भी। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा भी आदमी अगर वहाँ रहता है, या अलाउद्दीन खिलजी जैसा रहता, तो भी नहीं कर पाता। तो ये भी तकनीकी दृष्टि से ये कारण भी है, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिलहाल हम चर्चा करना चाहेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के बारे में ज़रूर बताऊंगा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा एक अन्य प्रमुख इमारत आप कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। और आपको बता दूं, थोड़ा सा ये लगता ज़रूर है कि ये कठिन है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, लेकिन इन सब बिंदुओं को लिख देंगे तो स्कोरिंग रहेगा हमेशा, है ना। प्रवृत्तिगत चीज़ों को जरूर लिखने की ज़रूरत है। तो आपको बताऊं कि ये जो मकबरा है वो क्या कहते हैं कि वर्गाकार है, ये वर्गाकार है। चारों तरफ जो है दृढ़ दीवारें हैं, दृढ़ दीवारें हैं, और एक प्रभावी गुंबद है, प्रभावी गुंबद है। यानी गुंबदों का जो प्रयोग है, आप ये कह सकते हैं कि तुगलक काल में होना शुरू कर लिया था, है ना। और ये जो गुंबद है वो सफ़ेद संगमरमर का है, सफ़ेद संगमरमर का है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ढलवा दीवारें नहीं हैं, ये भी आप जानते रहिए, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दें कि ढलवा दीवार जो ये तुगलक वंश की खासियत है वो यहाँ नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ एक आध और स्थापत्य है, उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। पहला कि खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, उसके पुत्र के द्वारा बनाया गया, तुगलक के समय की ही बात है, ये घटना है। और ये मकबरा बनाया गया निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में। निज़ामुद्दीन, ये सब तथ्यगत बातें हैं, जरूर जानना चाहिए। औलिया के जो दरगाह के हाथे में ये बनाया गया, ये ख्वाने जहां तेलंगानी, और ये इसके पुत्र के द्वारा बनाया गया था। यह मकबरा ऑक्टोगोनल है, यानी अष्टपहला है, अष्टभुजाकार। शुद्ध हिंदी लिखिए तो ये जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है। और इसकी जो क्या कहते हैं कि जो गुंबद है, इस पे जो डोम है, तो जो क्या कहते हैं, जो गुंबद है इसका, इस गुंबद को आप कह सकते हैं कि जेरूशलम की मस्जिद के अनुरूप है। जेरूशलम के
जेरूशलम की मस्जिद के अनुरूप है। तो कभी पूछा जा सकता है, यानी जिस तरह से जेरूशलम की जो मस्जिद है उसके हिसाब से आप ये है, और इसका जो पुत्र है क्या कहते हैं कि खाने जहाँ तेलंगानी का, उसके द्वारा ये मकबरा बनाया गया था, है ना। इसके अतिरिक्त एक और मकबरा है जो कि इसी के समय में बना, और वो बना कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये याद ही रहे, लेकिन यहाँ तो कम से कम आप जानते रहिए। फिरोज शाह तुगलक के समय में ये कबीरुद्दीन औलिया का बनाया गया, और इसे जो है इसकी जो संरचना है कह सकते हैं कि जो गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन है, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे जैसी है, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे जैसी है ना। यानी इस प्रकार, और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं कि लाल गुंबद भी कहा जाता है। कबीरुद्दीन औलिया का जो मकबरा है इसको हम लोग लाल गुंबद के नाम से भी जानते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से भी कुछ चीज़ें कही जा सकती है, मतलब यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में। और नासिरुद्दीन महमूद के समय में वास्तव में ये जो बना था क्या कहते हैं कि कबीरुद्दीन औलिया वाला, ये क्या कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही था, परवर्ती काल में था। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये वही समय है जब आपका क्या कहते हैं कि तैमूर का आक्रमण हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा संसाधन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये नहीं था। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं सैयदों और लोदियों के समय में। राजनीतिक स्थिर क्रम आप देख रहे हैं, राजनीतिक स्तर पे सैयदों और लोदियों का, सैयदों और लोदियों के समय में। तो सैयदों और लोदियों के समय में जो मकबरे हुए, वास्तव में इसे आप मकबरों का काल कह सकते हैं। मकबरे बनाए गए और गुंबद का व्यापक या प्रभावी प्रयोग कहा गया, गुंबद का प्रभावी प्रयोग हुआ। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि, और ये जो गुंबद की जो परंपरा है आगे चल कर के मुगल काल में भी, चाहे वो शेर शाह के मकबरे में देखेंगे, चाहे ताजमहल के मकबरे में देखेंगे, वो इसी परंपरा का क्रमिक विकास आपको दिखाई देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि मकबरों और गुंबदों का ये काल स्पेशली कहा जाएगा। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि ये पूरा काल जो है वो अस्त व्यस्तता का काल है, इसलिए स्थापत्य कला में वो स्टेबिलिटी, वो अस्थायित्व नहीं दिखाई देगा। फिलहाल इन पूरे मकबरों को, जो सैयद और लोदियों का जो मकबरा है, इन पूरे मकबरों को अगर हम की चर्चा करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये दो भागों में बंट सकती है। ये दो भागों में है। पहला तो पहला ऑक्टोगोनल या जो अष्टभुजाकार हैं, और दूसरा जो परंपरागत है वर्गाकार, वर्गाकार या चतुर्भुजाकार आप कह सकते हैं। चतुर्भुजाकार में भी वर्गाकार ही ज़्यादा है, वर्गाकार मकबरे जो बने हुए हैं। एक है आपका यानी ऑक्टोगोनल टोम्ब्स हैं, ऑक्टोगोनल टोम्ब्स हैं, और ये हैं आपके खास करके जो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर जो टोम्ब्स हैं, उनका दो भागों में मोटे तौर पर आप बांट लीजिए। पहला जो है, जैसे मान लीजिए कि मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और सिकंदर लोदी, यानी जितने आपके राजघरानों के हैं या सुल्तानों के हैं, वो मकबरे आपको ऑक्टोगोनल दिखाई देंगे। थोड़े से स्पेसिफिक भी हैं। हमने आपको बताया कि मोहम्मद शाह, राजनीतिक स्तर पे तो आपको हमने पढ़ाई दिया कि किस तरह से हैं,
मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह और सिकंदर लोदी। जाहिर सी बात है इसमें से सबसे बाद का जो मकबरा है वो क्या है, सिकंदर लोदी के समय का है। ये इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा प्रभावोत्पादक है ना। और वास्तव में अष्टभुजाकार जो इसमें बनाया गया है, तो बीच का जो गुंबद है, जैसे मालूम अब वो 3D है, आप कल्पना कर सकते हैं जैसे बीच का ये गुंबद बनाया गया मकबरे पे, है ना। तो जो इसके चारों ओर हैं, इस पे जो दिखाई देगा वो क्या है, छतरियां बनाई गई हैं, थोड़ी सी सिमेट्रिकल। अब दो सामने दिखाई दे रही हैं, तो दो दो जो है आप पीछे की तरफ दिखाई देंगे, और ये दीवारें तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है, जो लुक है, वो थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है। क्लियर। उसी तरह से जो है क्या कहते हैं कि छतरियों के साथ कुछ इसमें मोहम्मद शाह और मुबारक शाह वाले में छोटे छोटे मकबरे भी, छोटे छोटे गुंबद भी बनाए गए हैं, है ना। इसके अतिरिक्त जो वर्गाकार हैं उसमें से जो प्रमुख हैं वो हैं आपका क्या कहते हैं, बड़ा खां का गुंबद। बस नाम लिख दीजिए, ये परंपरागत स्तर पर ही है। बड़े खान का, इतना लिख दिए तो बहुत है, बड़े खां का गुंबद, छोटे खां का गुंबद, है ना, और शीश गुंबद। तो कुछ पीठी का भी आपके पास दिमाग में आ गया, है ना। ताज खां का मकबरा, मूठ मस्जिद, ताज खां का मकबरा, मूठ मस्जिद तो आप अलग से है, आप कह सकते हैं मकबरा, राइट। तो इस तरह से सैयदों और लोदी के काल में आपको क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का विकास दिखाई देता है। यानी अब आपने क्या देखा है कि जो अब यहाँ हिंदू इम्पैक्ट आप देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट में मिस हो गया था, उसको ऐड कर लीजिए। जब हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे थे, तो आपको एक पहलू हमने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की जो सादगी है, उसमें हम लोग कई बार ये कहते हैं कि ये धार्मिक कट्टरता का परिणाम रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो अदर कारक भी उभर करके आएंगे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक में रिवर्स लोटस का भी प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं कि रिवर्स लोटर हिंदू स्पिरिचुअलिटी में उसका बड़ा महत्व रहा है, जबकि पूरे तुगलक और सैयद लोदी में रिवर्स लोटस का प्रयोग आपको लगभग नहीं मिलेगा। तो उस एंगल से अगर आप देखते हो, है ना, क्योंकि एंगल तो हम बदल नहीं सकते हैं, अगर आप उस एंगल से देखते हो तो मैं कह रहा हूं कि इसको भी तो देखो कि रिवर्स लोटस का प्रयोग है। लेकिन फिलहाल जो अभी आपने देखा, तुगलक, सैयद और लोदी, इसमें आपने देखा कि सर आपने सारी बात स्पेशली मकबरों और मस्जिदों पर की, है ना। यानी इस्लामी तत्व पूरी तरह से यहां तक प्रभावी हो चुके थे, ठीक है। और जब आप इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के खिलजी के पहले तक देखा था, तो उस समय हर जगह स्थापत्य में हिंदू इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा था। क्लियर है। यानी कुल मिलाकर के निष्कर्ष के रूप में आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के लोदी तक जो इंडो इस्लामिक आर्ट हुआ, वो विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ आया, और लगातार जो है क्या कहते हैं कि एक समेकित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखा। बस आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है अगर आप जीएस के स्तर पर लिख रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जीएस क्या, ऑप्शनल में भी 150-200 से ज़्यादा शब्द से पूछा ही नहीं जाता है। तो आजकल जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो क्या है कि आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल को क्या करें कि डेवलप करें, है ना। और वो 150-200 शब्दों में आप अपनी बातों को लिख सकें, इसका ध्यान दें, राइट। तो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजनल स्टेट्स और उनके आर्ट की भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।